नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज्य की उच्च शिक्षा यात्रा पर निकल रहे हैं जहां परंपरा और आप कह सकते हैं आधुनिकता का एक दिलचस्प संगम दिखता है, मध्य प्रदेश। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ सोर्सेज हैं जो यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों की कहानी कहते हैं। और क्या आप जानते हैं, इन स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात उभर कर आती है। इंदौर शायद भारत का इकलौता शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम मतलब ये दोनों बड़े प्रतिष्ठित संस्थान मौजूद हैं। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है राज्य के बारे में। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इन स्रोतों के जरिए मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा के पूरे ताने बाने को समझना। पारंपरिक आयुर्वेदिक कॉलेजों से लेकर बिल्कुल अत्याधुनिक राष्ट्रीय संस्थानों तक, कृषि से लेकर प्रबंधन तक। देखते हैं ये दस्तावेज हमें क्या सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जड़ों से, ठीक है? मतलब पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा से। ये स्रोत इशारा करते हैं कि मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक शिक्षा की परंपरा वो काफी पुरानी है। बिल्कुल, यहाँ आयुर्वेद की जड़ें वाकई गहरी हैं। आप ग्वालियर का शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय को ही देखिए, इसका इतिहास तो 1916 तक जाता है। हालांकि ये सरकार के अधीन मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में 1963 में आया। पर यह दिखाता है कि आजादी से भी पहले यहाँ आयुर्वेदिक शिक्षा का कितना महत्व था। और इंदौर का अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय वो भी 1921 से है। हाँ, पहले ये प्राइवेट था, फिर 1972 में सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया। तो ये शुरुआती प्रयास बताते हैं कि भाई स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और अपने पारंपरिक ज्ञान को सहेजने की कोशिशें तो थीं। अच्छा, तो ये सिर्फ कुछ पुरानी गिनी चुनी संस्थाएं नहीं थीं, बल्कि इसमें एक तरह का व्यवस्थित विकास भी दिखता है। मतलब क्या ये सिलसिला आगे बढ़ा फिर? हाँ, ये सिलसिला रुका नहीं। 50 के दशक में आप देखिए, बुरहानपुर में एक निजी कॉलेज खुला, पंडित शिव शक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय 1958 में। फिर 60 और 70 के दशक में सरकारी स्तर पर काफी विस्तार हुआ। उज्जैन में 1968 में, जबलपुर में 1971 में, फिर रीवा में 1973 में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज स्थापित हुए। और बाद में 1995 में भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भी शुरू हुआ। तो ये दिखाता है कि समय के साथ सरकार ने भी इस पारंपरिक विधा को मतलब महत्व दिया। और ये कॉलेज मतलब ये किसी विश्वविद्यालय से जुड़े होते थे, इनका एफिलिएशन वगैरह, इनकी डिग्री का क्या सिस्टम था? हाँ, ये एक अहम पहलू है। स्रोत बताते हैं कि ये कॉलेज अलग अलग समय पर जो रीजनल यूनिवर्सिटीज होती थी उनसे संबद्ध रहे हैं, यानी एफिलिएटेड रहे हैं। जैसे रीवा का कॉलेज वो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ा है और उज्जैन वाला विक्रम विश्वविद्यालय से। इसका मतलब है कि इन कॉलेजों की अकादमिक निगरानी, उनका सिलेबस, डिग्री, ये सब क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के दायरे में आता था, जो उस इलाके के लिए आप कह सकते हैं उच्च शिक्षा का एक केंद्र होते थे। समझ गए। तो जहां पारंपरिक चिकित्सा की इतनी गहरी जड़ें थी, वहीं आधुनिक चिकित्सा मतलब एलोपैथी, उसमें राज्य ने कैसे कदम बढ़ाए? क्या यहाँ भी कोई वैसी ही शुरुआती पहल हुई थी? बिल्कुल, आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहा। बल्कि आप देखें तो आज़ादी के ठीक पहले और तुरंत बाद यहाँ महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित हुए हैं। ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज 1946 में, मतलब आज़ादी से भी पहले शुरू हो गया था। फिर 1948 में इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज आया और 1955 तक तो भोपाल और जबलपुर दोनों बड़े शहरों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुके थे। ये दर्शाता है कि नए राष्ट्र के निर्माण के साथ ही आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा था। अच्छा, ये तो हुई बड़े शहरों की बात। क्या ये विस्तार बाद भी छोटे शहरों या दूसरे इलाकों तक भी पहुंचा? हाँ, विस्तार जारी रहा। स्रोतों में रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का जिक्र मिलता है 1963 का, और सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज वो 2007 का बताया गया है। इनके अलावा दतिया, विदिशा, खंडवा, रतलाम, शिवपुरी और छिंदवाड़ा जैसे शहरों में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज होने का उल्लेख है। हालांकि सभी के स्थापना वर्ष इन दस्तावेजों में नहीं दिए गए हैं, पर यह फैलाव दिखाता है कि स्वास्थ्य शिक्षा को राज्य के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का प्रयास तो हुआ है। इसी सिलसिले में एक बहुत ही अनोखी बात, मतलब मुझे तो काफी अनोखी लगी, इन स्रोतों में सामने आती है। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। इसके पीछे क्या सोच रहे होगी? हाँ, ये वाकई एक अनूठी और कह सकते हैं साहसिक पहल है, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। देश का पहला राज्य जिसने एमबीबीएस जैसा जटिल और तकनीकी कोर्स हिंदी में शुरू किया। इसके पीछे की सोच शायद यही रही होगी कि भाई भाषा की जो बाधा है उसे दूर किया जाए।
ताकि हिंदी माध्यम से पढ़े छात्र भी डॉक्टर बन सकें। शायद ग्रामीण या कस्बाई पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए राह आसान हो। ये भाषाई समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग कहा जा सकता है। बेशक इसके अपने फायदे और चुनौतियां दोनों होंगी, पर स्रोतों में इस पहल का उल्लेख एक विशिष्टता के तौर पर किया गया है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। अब चिकित्सा से हटकर एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है, कृषि। जाहिर है, एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहाँ कृषि शिक्षा का भी खास महत्व होगा। निश्चित रूप से कृषि तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और ये यहाँ की उच्च शिक्षा में भी साफ झलकता है। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मतलब JNKVV, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और खास बात यह है कि इसकी नींव राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों पर रखी गई थी। उस आयोग ने कृषि शिक्षा को व्यवहारिक और शोध आधारित बनाने पर जोर दिया था, तो शायद उसी विजन के तहत यह विश्वविद्यालय बना। और इसका उद्घाटन तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ये इसके राष्ट्रीय महत्व को भी दर्शाता है। अच्छा, और ये विश्वविद्यालय कितना व्यापक था? मतलब सिर्फ जबलपुर तक ही सीमित था या? इसके तहत कई तरह के कॉलेज थे, करीब 7 कृषि महाविद्यालय, एक उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय और एक कृषि अभियांत्रिकी यानी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग महाविद्यालय। और ये सिर्फ जबलपुर में नहीं थे, ये रीवा, टीकमगढ़, गंजबासोदा जो विदिशा में है, वारासेवनी बालाघाट में, पवारखेरा नर्मदापुरम में और खुरई जैसी कई जगहों पर स्थित थे। मतलब ऐसा लगता है कि राज्य के अलग अलग जो कृषि क्षेत्र हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा गया होगा। JNKVV इतना बड़ा और फैला हुआ था, फिर 2008 में ग्वालियर में एक और कृषि विश्वविद्यालय क्यों बनाया गया, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय? क्या इसे JNKVV से ही अलग करके बनाया गया था? हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि RVSKVV की स्थापना JNKVV को विभाजित करके ही की गई थी। ये प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय बना। इसके पीछे शायद प्रशासनिक सुगमता एक कारण हो सकता है, या फिर ग्वालियर चंबल क्षेत्र और मालवा के कृषि पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसके अंतर्गत भी ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा में कृषि महाविद्यालय हैं और मंदसौर में एक उद्यानिकी महाविद्यालय आता है। तो ये एक तरह से कृषि शिक्षा के नेटवर्क का और विस्तार था, कह सकते हैं। और क्या कृषि या इससे जुड़े क्षेत्रों में कोई और खास संस्थान का जिक्र है इन सोर्सेज में? हाँ, एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मतलब वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, वो भी जबलपुर में ही स्थापित किया गया था। ये दिखाता है कि राज्य ने सिर्फ फसल विज्ञान पर ही नहीं, बल्कि पशुधन प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे जो संबद्ध क्षेत्र हैं, उनमें भी विशेषज्ञता विकसित करने पर ध्यान दिया, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हमने पारंपरिक चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा और कृषि शिक्षा की बात कर ली। अब आते हैं उन संस्थानों पर जिनका रुतबा आप कह सकती हैं राष्ट्रीय स्तर का है और जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। स्रोत तो यहाँ एक लंबी और काफ़ी प्रभावशाली सूची दिखाते हैं। हाँ, ये सूची वाकई दर्शाती है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर की उच्च शिक्षा के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे हम कुछ हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं आसानी के लिए। सबसे पहले इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। भोपाल में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, मनित। यह जानना दिलचस्प है कि ये 1960 में मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MET के रूप में शुरू हुआ था, जो देश के उन शुरुआती रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस REC में से एक थे जिनका मकसद था राज्यों में इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर 2002 में इसे NIT का दर्जा मिला, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का संस्थान। और फिर 2009 में इंदौर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की स्थापना हुई, जो देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक है। IIT इंदौर, और जैसा हमने शुरू में सुना IIM भी इंदौर में है, तो मैनेजमेंट शिक्षा का क्या हाल है? बिल्कुल, इंजीनियरिंग के साथ साथ प्रबंधन में भी राज्य पीछे नहीं रहा। इंदौर में ही, जैसा आपने कहा, 1996 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना हुई थी। IIMs तो खैर देश में प्रबंधन शिक्षा के शिखर माने ही जाते हैं। फिर सूचना प्रौद्योगिकी और डिजाइन के क्षेत्र में भी एक खास संस्थान है। जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, मतलब IITDM, जो 2005 में स्थापित हुआ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ IT नहीं बल्कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित एक विशिष्ट संस्थान है। ये बात इसे बाकी IIT से थोड़ा अलग बनाती है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिजाइन और विज्ञान,
क्या मौलिक विज्ञान और शोध के लिए भी कोई राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है यहाँ? हाँ, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए भोपाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है, आइजर। ये 2008 से काम कर रहा है। आइजर्स का तो उद्देश्य ही है देश में उच्च स्तरीय विज्ञान शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना, ताकि साइंटिफिक टैलेंट को निखारा जा सके। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना 2012 में हुई। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSY के तहत बने जो नए एम्स थे उनमें से एक है। मकसद यही था कि देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स दिल्ली जैसी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा उपलब्ध हो। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे 2017 में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के लिए कायाकल्प पुरस्कार भी मिला। ये इसकी गुणवत्ता पर जोर देता है। ये तो हुए इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस और मेडिसिन के जाने माने राष्ट्रीय संस्थान। पर स्रोतों में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस का भी जिक्र है जो शायद कम सुने हों लोगों ने, लेकिन बहुत ही विशिष्ट, मतलब बहुत नीच क्षेत्रों में काम करते हैं। सेडा का सहयोग भी था। आप सोचिए, वन प्रबंधन के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय संस्थान। ये भारत की विशाल वन संपदा और उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट की जरूरत को दर्शाता है। फिर भोपाल में ही केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE है, जिसे 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने स्थापित किया था। ये सिर्फ कृषि नहीं, बल्कि कृषि में इस्तेमाल होने वाली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है। मतलब खेती को कैसे और बेहतर और आधुनिक बनाया जाए, उस पर रिसर्च। और एक और केंद्रीय संस्थान भोपाल में ही है, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान साइपेट। ये 1988 में UNDP के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसका काम पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट, तकनीकी सहायता और रिसर्च करना है। ये इंडस्ट्री फोकस्ड विशिष्टता का एक अच्छा उदाहरण है। ये वाकई दिलचस्प है। IIF, CIE, CIPT, ये नाम दिखाते हैं कि राज्य में सिर्फ सामान्य शिक्षा ही नहीं, बल्कि बहुत ही केंद्रित क्षेत्रों में विशेषज्ञता, मतलब एक्सपर्टीज बनाने पर भी जोर रहा है। और फिर से वही बात, IIT और IIM दोनों इंदौर में। क्या स्रोत बताते हैं कि ये कितना अनूठा है, कितना यूनिक है? हाँ, स्रोत इस बात को रेखांकित करते हैं, मतलब हाईलाइट करते हैं कि इंदौर संभवतः भारत का एकमात्र शहर है जहां ये दोनों शीर्ष संस्थान IIT और IIM मौजूद हैं। ये न सिर्फ शहर की शैक्षणिक प्रोफाइल को बहुत ऊंचा करता है, बल्कि इससे एक खास तरह का इकोसिस्टम बनने की संभावना भी पैदा होती है, जहां टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का, आप कह सकते हैं, संगम हो सके। इन बड़े नामों के अलावा क्या कुछ और संस्थानों का जिक्र है जो ध्यान देने लायक है इन दस्तावेजों में? हाँ, कुछ और नाम भी हैं। ग्वालियर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITM है, जो पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करता है। भोपाल में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन IHEE का भी जिक्र है, जिसे राज्य सरकार ने शायद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया था। और भोपाल की हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 को नहीं भूलना चाहिए, जिसका काम हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर की किताबें प्रकाशित करना है। ये उसी हिंदी में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सोच से जुड़ता है जिसका जिक्र हमने MBBS के संदर्भ में किया था। अच्छा, इन सब संस्थानों की जानकारी के अलावा स्रोतों में कुछ और हालिया या छोटी-छोटी मगर दिलचस्प बातें भी निकल कर आती है ना? जी हाँ, जैसे 2022 के 23 के आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत इंदौर जिले में प्रदेश का पहला शासकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज और पहला फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। ये दिखाता है कि पारंपरिक चिकित्सा जैसे यूनानी और नए कौशल क्षेत्रों जैसे फूड क्राफ्ट में भी निवेश हो रहा है, और शायद विशिष्ट समुदायों या जरूरतों को ध्यान में रखकर। और एक जगह विश्वविद्यालयों की कुल संख्या का भी जिक्र है। ये आंकड़ा क्या बताता है मोटे तौर पर? स्रोत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार बताते हैं कि राज्य में कुल 92 विश्वविद्यालय हैं। इसमें राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय, मतलब सभी तरह के विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये संख्या उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के पैमाने को दर्शाती है कि राज्य में विश्वविद्यालयों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है जो अलग अलग तरह की शिक्षा प्रदान करता है। एक जानकारी थोड़ी अलग है, लेकिन मुझे काफी महत्वपूर्ण लग रही है। सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला और AI सेंटर की स्थापना इंदौर के पास महू में। हाँ, ये जानकारी सामरिक और तकनीकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
स्रोत बताते हैं कि भारतीय सेना ने 2021 में इंदौर के पास महू में, जो एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी है, एक क्वांटम प्रयोगशाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेंटर स्थापित किया है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश न केवल पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का केंद्र है, बल्कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम भविष्य की तकनीकों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के विकास में भी भूमिका निभा रहा है। ये राज्य में एक अलग ही तरह की तकनीकी क्षमता का विकास है। तो इन सभी स्रोतों को मिला के देखें तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की तस्वीर काफी बहुरंगी नजर आती है। एक तरफ सदियों पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा है, तो दूसरी तरफ एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे बिल्कुल आधुनिक उत्कृष्टता के केंद्र। कृषि और वन प्रबंधन जैसे जमीनी क्षेत्रों में विशेषज्ञता है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की तकनीकें भी दस्तक दे रही हैं। बिल्कुल, ये महज संस्थानों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक कहानी कहती है। ये कहानी है एक राज्य की जिसने शिक्षा के जरिए मानव संसाधन विकास पर, आप कह सकते हैं, बहुआयामी ध्यान दिया है। यहाँ सिर्फ सामान्य स्नातक या स्नातकोत्तर तैयार करने पर ही जोर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को आकर्षित करने, विशिष्ट क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता, जैसे हमने देखा वन प्रबंधन, कृषि इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, विकसित करने और यहाँ तक कि भाषाई समावेश जैसे प्रयोग करने का भी प्रयास दिखता है। कि मध्य प्रदेश में आईआईएफएम, सीआईएई, सीआईपीईटी जैसे अति विशिष्ट मतलब सुपर स्पेशलाइज्ड संस्थान हैं। साथ ही आईआईटी, आईआईएम, एम्स, आईएसआर जैसे व्यापक उत्कृष्टता केंद्र भी। ये जो मिश्रण है गहरी स्पेशलाइजेशन और व्यापक उत्कृष्टता का, ये मध्य प्रदेश की भविष्य की विकास रणनीति के बारे में क्या संकेत देता है? क्या यह राज्य खुद को सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि खास ज्ञान आधारित उद्योगों और समाधानों के केंद्र के रूप में स्थापित करने की राह पर है, जो शायद इसे अन्य राज्यों से एक अलग पहचान दे? इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।